वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम 3 जनवरी को है और बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो मेरा यही कोशिश है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस आप लोग को प्रैक्टिस करवा दे फ्रेंड्स, ताकि कुछ आपको हेल्प मिल सके। तो इसके पहले फ्रेंड्स देखिए, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था जिसमें 50 क्वेश्चन था, वन लाइनर था फ्रेंड्स, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। और जो पिछले 2018 में कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उसी लेवल से मैं आपको वही प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो पहली बार चैनल पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि अभी से आपको कंटिन्यू 3 जनवरी के पहले तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आज दिन भर में कम से कम फ्रेंड्स आपका 2 या 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सभी तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं। पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, खुद समझ में आ जाएगा क्या इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, पहला सवाल आपका है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ हुई। याद करते चलिएगा सबको फ्रेंड्स। तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 3 अगस्त 2018 को कन्या उत्थान योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 3 अगस्त 2018 को। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लड़की को जन्म से लेकर स्नातक होने तक कितनी राशि दी जाएगी। तो जन्म से स्नातक तक कितनी राशि दी जाती है? तो 54,100 रुपया दी जाती है। ठीक है, कितना? 54,100 रुपीज टोटल, जन्म से लेके स्नातक तक, यानी ग्रेजुएट करेगी तब तक। सवाल नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपसे कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। तो देखिए, जीविका परियोजना जो बिहार में चलाई जा रही है फ्रेंड्स, वो गरीबी उन्मूलन से है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से। या तो पूछा जा सकता है कि जीविका परियोजना बिहार में कब प्रारंभ हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो जीविका परियोजना आपका है जो 2 अक्टूबर 2007 से बिहार में शुरू हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, और किससे? तो विश्व बैंक की सहायता से हुआ है। आपका जो पहले चरण में ये है जो 6 जिलों में शुरू किया गया था जीविका परियोजना, 6 जिलों के 18 प्रखंड में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो पूरे बिहार में फैल गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको पूछा जाए कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से है। इसका जीविका का शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 में विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। तो याद रखिए इसका कॉन्सेप्ट। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड्स कि किस राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, 7 निश्चय विकास कार्यक्रम आपका बिहार राज्य में चलाया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 7 निश्चय विकास कार्यक्रम। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको कि बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया गया है। तो 13वां नगर निगम शहर आपको सीतामढ़ी को बनाया गया है। किसे? सीतामढ़ी को बनाया गया है। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में शिक्षा संस्थान में महिला शिक्षकों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो आपको 21% है। ठीक है, कितनी? 21%। इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन है। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन है? तो सोन कनाल, जो सोन कनाल है आपका, वो बिहार का सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, सोन कनाल। अगला सवाल देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि कोसी परियोजना से किन 2 को लाभ प्राप्त होता है। तो कोसी देखिए किससे? जैसे आपको बिहार और नेपाल लाभान्वित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोसी परियोजना से किसको किसको लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को लाभ होता है। चलिए, अगला सवाल फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है कि कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो देखिए जो कमला नदी है जो आपका नेपाल से निकलता है। कहाँ से? नेपाल से निकलता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में फ्रेंड्स, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल है, सदा नीरा किसे कहा जाता है? तो गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। इसमें सब दिन जल रहता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कभी इसमें सूखता नहीं है गंडक नदी, इसलिए इसे क्या सदा नीरा कहा जाता है। तो बिहार के किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? गंडक नदी को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। ये हो सकता है पक्का पूछा जाए। तो देखिए, राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन?
राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से आपका राज्य के जो विधानमंडल है इसके भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। इसके बारे में और जान ले फ्रेंड्स। तो विधान परिषद है जो अस्थाई सदन है और विधानसभा है जो क्या है, अस्थाई सदन, यानी विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, जबकि विधानसभा 5 साल में क्या होता है, भंग हो जाता है। और जान ले कि जो विधान परिषद है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। पूछा जा सकता है इसी से प्रश्न कि जो विधानसभा है जो आपका कैसा उच्च सदन है, ठीक है, ये जो उच्च सदन है और विधानसभा है जो निम्न सदन है। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और पूछा जा सकता है इससे प्रश्न फ्रेंड्स कि विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 75 है, और विधानसभा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। कल के वीडियो में प्रश्न मैं डाला था फ्रेंड्स कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना, 75 है, और विधानसभा की कितना है, तो 243 है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न तो इससे मान लिया कि आपको पक्का पूछा जाएगा, जितना मैंने बताया उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा। राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, उच्च सदन कौन है, निम्न सदन कौन है, ठीक है, और अस्थाई सदन कौन है, अस्थाई सदन कौन है, इसके सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये सब जरूर याद रखिएगा। हाँ, ये भी इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 12 देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो राज्य स्तर पर कौन करेगा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करेगा फ्रेंड्स, ठीक है, और जो लोकसभा में रहेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करता है। तो याद रखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1916 ईस्वी में आपका पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है। जो आपका हाईकोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है वो कब रिटायर करते हैं, तो 62 वर्ष में आपका रिटायर करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रहेगा तो उनका 65 वर्ष होता है। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उनका 65 वर्ष होता है फ्रेंड्स, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं। कहीं अंग्रेजी दे रहेगा तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता होता है। यही है जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता है उसको कौन करेगा नियुक्ति, राज्यपाल करेगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत टॉप मोस्ट भी वही सवाल याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट के साथ याद रखिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना आपको 1 अप्रैल 1949 में हुआ था। हो सकता है पक्का ये प्रश्न आपको पूछा जाए, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अगला सवाल है देखिए कि बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था। जो बहावी आंदोलन हुआ था बिहार में, तो इसमें उस समय पटना का कमिश्नर, अर्थात कमिश्नर मतलब हिंदी तो आयुक्त, कौन था, तो विलियम टेलर था। याद रखिए फ्रेंड्स, याद ध्यान से, कौन था, विलियम टेलर उस समय कमिश्नर था बहावी आंदोलन के समय। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो पूरे भारत में अगर जो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाए तो हो जाएंगे कौन सा, सैयद अहमद राय बरेली। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद राय बरेली। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में अगर ये पूछा जाए तो डेट के साथ याद रखिएगा, 3 जुलाई 1857 को हुई थी बिहार में 1857 में का विद्रोह शुरू, 3 जुलाई 1857। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए चतुर्थ पीढ़ी का है। जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो अपने वंश के चतुर्थ पीढ़ी का है। याद रखिए कौन सा, चतुर्थ पीढ़ी का है। इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो शशांक कटवा दिया था। याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो शशांक ने कटवा दिया था। चलिए ये भी प्रश्न जो भी बताया वो याद रखें। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने
बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। किसको? मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। ये भी याद रखें, कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो टोटल 15 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 14, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? करीब करीब एग्जाम में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। उदयन था फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? उदयन। सवाल नंबर 25 को देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ये भी महत्वपूर्ण दिया रहेगा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस तरह से दिया रहेगा। तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली है जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन विख्यात है? अर्थात भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। जबकि पूरे भारत का शेक्सपियर रहेगा फ्रेंड्स तो आपको कालिदास को कहा जाता है, लेकिन भोजपुरी का शेक्सपियर अगर पूछा जाए तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये देखिए, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी तरह का प्रश्न देख करके जाए, सभी क्षेत्र से प्रश्न देख करके जाए। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर जैसे इतिहास से ज़्यादा देख लिए और साइंस से ज़्यादा देख लिए, तो आपको हर एक क्षेत्र से देख करके जाना होगा फ्रेंड्स, तभी आपको जीके जीएस अच्छा वहाँ करके आइएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वन लाइनर दे पाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऑप्शन वाला बहुत टाइम लग जा रहा है फ्रेंड्स टाइप करने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा 100 प्रश्न का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात कौन था? भिखारी ठाकुर, जान ले फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, पूछा जाएगा कि हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 को देखें कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? अच्छा सवाल है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना था। क्यों माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने बंगाल से पृथक बिहार के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ये इसीलिए इन्हें आपको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जान लिए। अगला सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको कि भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा विद्युत का ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? इस तरह से ये सीक्वेंस याद रखेगा, पूछा जा सकता है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है वो तापीय से होता है, ताप से होता है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा पोजीशन में आता है जल से होता है, तीसरा में वायु से होता है, चौथा में आणविक होता है। तो इसका सीक्वेंस याद रखिए, इसमें किसी तरह से आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो भारत में होता है उसमें सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो ताप से होता है। ठीक है, उस जलीय से दूसरे में, तीसरा में वायु और चौथा में आपको आणविक से होता है। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि आपका लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। इस सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स। भारत में टोटल लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या कितना? 545 है। बिहार में विधानसभा के टोटल सीटों की संख्या कितना? 243 और विधान परिषद की कितना? 75। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 31 है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो पक्का पूछा ही जाएगा आपको। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्य के जो न्यूनतम आयु कितनी होती है फ्रेंड्स? ये दो में से एक जरूर पूछा जाएगा आपको। तो देखिए उनका आयु होती है कि मिनिमम 30 वर्ष की होती है और कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 6 वर्ष का होता है। तो दोनों को आप जरूर याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्य के बारे में। ठीक है, अगला सवाल को देखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन में आपको किसी तरह से घुमा के दिया रहेगा, निम्न सदन लिख देगा खाली, तो निम्न सदन लिखा रहेगा यानी अर्थात कहाँ? विधानसभा। तो विधानसभा लिख सकता है या निम्न सदन लिख सकता है। ठीक है, तो उच्च सदन लिख देगा और विधान परिषद लिख देगा। तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रवेश किया जाता है? तो केवल विधानसभा अर्थात केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। सवाल 33 तरह से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? जो आपका रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने हैं तो ये कैवें राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वां राष्ट्रपति बने हैं क्रम के अनुसार से। याद रखिए कितना? 14वां राष्ट्रपति। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, और जो लोकसभा हुआ है जो कैमी हुआ है फ्रेंड्स वो 17वीं लोकसभा हुआ है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें आपको मोदी जी सरकार बने थे, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो इनको 14वां था। अब देखिए अगला सवाल पूछा जा सकता है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड है जो आपको चाय की किस्म है। ग्रीन गोल्ड किस फसल की किस्म है? तो चाय की फसल की।
देखिए क्रांति का कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखिएगा। रजत क्रांति संबंधित किससे है? तो अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है किससे? तो आपका तिलहन से। भूरी क्रांति किससे है? तो खाद्य उर्वरक से। ठीक है। लाल क्रांति, ठीक है। इस सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, उससे एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो देखिए रजत क्रांति ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत लिया गया है किस देश से, कहाँ से, उसका सबका आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। एक प्रश्न उससे हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, 1 या 2 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा के बारे में पूछा जाए, ना कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की भाषा रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से रहेगा, लेकिन सिर्फ अगर जो प्रस्तावना का जिक्र रहेगा तो अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार, सिर्फ प्रस्तावना का विचार रहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा है जो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो इस तरह से सभी स्रोत है, उसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। पीएच माप करा, मान लीजिए पीएच स्केल होता है, आप लोग नाम सुनेंगे। आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने किया था इसका आविष्कार। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने। तो आपको आविष्कार और आविष्कारक का कॉन्सेप्ट भी कम से कम क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखें। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक या द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। देखिए आपका गाड़ी से संबंधित प्रश्न है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम, उसी को द्रव चलित ब्रेक भी कहा जाता है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पे आपको आधारित होता है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? सॉफ्ट कोल किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस कोल को क्या कहता है? सॉफ्ट यानी मुलायम कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस को। और भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को है जो भूरा कोयला कहा जाता है। उत्तम कोटि का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, सभी जानते हैं। उसमें कार्बन की मात्रा करीब 90% की होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो आपका एंथ्रासाइट होता है, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और मुलायम कोयला किसे कहेंगे? तो आपका बिटुमेन कोयला को कहेंगे। और भूरा कोयला किसे कहेंगे? तो लिग्नाइट कोयला को कहेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। डायनमो का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो सब याद रखें। इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था पिछले बार फ्रेंड्स। तो इस बार भी क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सिर्फ आपको एरिया कवर करना है। क्षेत्र जो सिलेबस है सभी क्षेत्र पढ़ के जाना है। ये देखिए 3 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, इससे हो सकता है एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाए कि पटना के गोलघर के निर्माण का कार्य योजना किसने बनाया था? किसने कार्य योजना का निर्माण बनाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स से। पटना का गोलघर किस लिए बनाया गया था फ्रेंड्स? कि उस समय एक बहुत बड़ा बिहार में अकाल आया था। तो जो ब्रिटिश फौज था उसको खाद्यान्न के अनाज के लिए पटना का गोलघर बनाया था, यानी अनाज रखने का भंडार बनाया गया था। ठीक है, तो पटना के गोलघर का निर्माण कार्य योजना किसने बनाई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने ये योजना बनाई थी। अगला सवाल इससे इस तरह से पूछा जा सकता है कि पटना के गोलघर का निर्माण कार्य कब तथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो योजना किसने बनाया था? आपका वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। और इसका कार्य शुरू कब हुआ था? तो ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गारिस्टन, याद रखिएगा, कैप्टन जॉन गारिस्टन ने अनाज के ब्रिटिश फौज के लिए भंडारण के लिए इसे गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू किया था। याद रखिएगा, योजना बनाया था वारेन हेस्टिंग्स ने, शुरू करवाया कैप्टन जॉन गारिस्टन ने। कब? 1784 में, 20 जनवरी 1784 को शुरू हुआ था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना का गोलघर का निर्माण कार्य संपन्न कब हुआ, बन करके तैयार कब हो गया था? तो 20 जुलाई 1786 को बन गया था। करीबन कि 2 साल में आपका ये बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा तीनों का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से देख ले, रिवीजन में करा देता हूँ कि पटना के गोलघर का निर्माण कार्य की योजना बनाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। सब इसको शुरू किसने करवाया था? जॉन गारिस्टन ने। कब? तो
1784, 20 जनवरी 1784 को। पूर्ण कब हुआ? तो 20 जुलाई 1786 को। अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है, केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? देखे होंगे तो क्या होता है उस समय? तो परासरण प्रघात के कारण ऐसा होता है। केंचुए पर जो नमक छिड़कते हैं तो मर जाता है, तो किसके कारण होता है वो? तो प्रसरण प्रघात के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं थे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था मुंबई में। तो इसका भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष पद अध्यक्षता की थी? तो एक किए थे फ्रेंड्स, याद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1924 ईस्वी में याद रखिएगा कि महात्मा गांधी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसी में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पक्का प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए मैं आपको बहुत सारा हिंट्स कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सब कॉन्सेप्ट आप बुक से, यूट्यूब से, चैनल पे सब मटेरियल दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसे मेरे वेबसाइट पे दिया हुआ है। उस सभी से, जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित 50 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स आपका, फिर आयोग से संबंधित 50 प्रश्न है। इसका मैं 50-50 प्रश्न कर सभी का एक प्रैक्टिस सेट बना दिया हूं और उसका लिंक मैं आप दूंगा फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस पर जा करके आप सभी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। उसमें सब में 50-50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, आयोग से आपका, फिर बिहार स्पेशल से, इस तरह से करके बना हुआ है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देख लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। और मैंने बता रहा था क्या फ्रेंड्स कि जो महात्मा गांधी थे जो कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार मात्र अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो 1961 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था। और आपका जो राजीव गांधी है फ्रेंड्स वो कब देता है? तो 1991 और 92 से होता है। ठीक है, राजीव गांधी है जो खेल रत्न पुरस्कार है जो 91 और 92 से शुरू हुआ था, जबकि अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो 1961 से, भी याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किस शासक ने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला शासक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, यही है जो दिल्ली सुल्तान का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। और इन्होंने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। अगला सवाल पूछा जा सकता है, टॉप मोस्ट वीवीआई जब सवाल है फ्रेंड्स, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? दिया रहेगा पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधे पाषाण काल, इस तरह से। ट्रिक से याद रखिए, नव पहिया, नव पाषाण, नव मतलब नया होता है, नया युग में पहिया आया। ठीक है फ्रेंड्स, पुराना युग में पहिया गाड़ी का नहीं था, लेकिन पहिया नया युग में आ गया, यानी नव पाषाण काल में। तो इस तरह से कुछ तुक्का भिड़ा कर रखे, नहीं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी में सबका बीपी हाई रहता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, क्या होगा नहीं, कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो कुछ न कुछ तुक्का भिड़ा करके याद रखिएगा। जैसे पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था, नया युग में पहिया, नया युग में पहिया आया। ठीक है, और देखिए कुछ इसी तरह से तुक्का भिड़ा करके याद करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे आपका देखिए, मैं बार बार बताता हूं, जैसे कि कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन खाएगा? अंधा लोग खाता है, यानी आंध्र प्रदेश का है। तो कुछ ट्रिक इस तरह से याद रखिएगा। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? क्या है फ्रेंड्स? सिरका। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिर में क्या होता है? टिक होता है। ठीक है, यानी एसेटिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए याद रखा जाता है, कुछ ट्रिकली याद किया जाता है। तो सिरका में कौन सा हो गया? एसेटिक। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता था कि सिरका में आपको दे देगा, एसेटिक दे देगा, उसके बाद में साइट्रिक दे देगा, ऑक्जेलिक दे देगा। तो सिर में टिक पकड़ के रखेंगे, जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। यानी सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो एसेटिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन होता है? ऑक्जेलिक होता है। उसके बाद में खट्टे फल में साइट्रिक होता है। इमली अंगूर में कौन सा होता है? टार्टेरिक होता है। चींटी के डंट में कौन सा होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखें। तो देखिए बहुत सारा टॉपिक क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये सब कवर करके जाएं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। तो ट्रिक से क्या याद किए फ्रेंड्स? पहिया का आविष्कार, अब भूलिएगा कि कभी नहीं, नव पाषाण, नया युग में पहिया आया। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह से नया युग में जब पहिया आया फ्रेंड्स, तो क्या अग्नि का उपयोग
करना मानव सर्वप्रथम कब से नव पाषाण काल में सीखा, ये भी ट्रिक से याद हो जाएगा। पहले क्या कच्चे लोग खा जाते थे, नया युग नहीं आया था। आदि मानव लोग सो पहले थे कच्चा मांस खाते होते थे, लेकिन नया युग आया तो अग्नि का प्रयोग हुआ, हम लोग खाना पका के खाने लगे। तो पहिया और अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था, दोनों को याद रखिएगा। ये लास्ट सवाल था फ्रेंड्स, ठीक है। आज आपको कम से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। और एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके दे दूंगा फ्रेंड्स, जिसमें आप लोग जितने कैंडिडेट हैं जो स्पेशल कांस्टेबल ड्राइवर हैं वो सब उससे जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। और उसमें आप पढ़ाई से संबंधित जीके जीएस और जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा, फालतू का खाली मैसेज नहीं करिएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आज आप लोग के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको दिन भर वीडियो मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स, और लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, कम से कम 2-4 दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि व्यूज उतना अच्छा नहीं आता है फ्रेंड्स, तो बनाने में वीडियो अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।